नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता श्रीमाली फिर से आपका फिज़िक्स लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस सेशन में फ़िज़िक्स ही नहीं, साइंस के सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि केवल साइंस के बच्चे ही फ़िज़िक्स पढ़े ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर स्ट्रीम के बच्चे फ़िज़िक्स पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, बस इंटरेस्ट होना चाहिए उनका कि हमें साइंस पढ़नी है। क्योंकि साइंस इतनी बोरिंग नहीं होती है जितना कि लोगों में डर है कि साइंस बहुत टफ होती है, फ़िज़िक्स बहुत टफ होती है, केमिस्ट्री बहुत टफ होती है। ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अगर उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, एक कहावत मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, एक थॉट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दुनिया में हम सब आए हैं कोई किरदार निभाने के लिए। दुनिया में हम सब आए हैं कोई किरदार निभाने के लिए। ज़माने में कुछ ऐसा कर जाए कि ज़माना याद रखे हमें, मिसाल बन जाए हम। ठीक है, हमें केवल अपना जीवन जीना नहीं है, जो होता है ना कि बस ठीक है समय काट रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हम सब किसी न किसी एक एम को लेके दुनिया में आए हैं। हर इंसान के आने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य फुलफिल करने के लिए हम हमारी पूरी कोशिश करें और हम ऐसा एक एग्जाम्पल बन के जाएं कि हम एक मिसाल बन जाए, लोग हमें याद रखें कि हाँ यार वो एक आदमी था ऐसा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वह होगा कोई मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया में एक मिसाल बन के जाना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस की फील्ड में ही जाएं। आप पोएट्री करते हैं तो आप पोएट्री करिए, आप पेंटिंग करते हैं आप पेंटिंग करिए, आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है म्यूज़िक करिए, लेकिन किसी भी एक फील्ड में अपनी एक मास्टरी होनी चाहिए, अपना एक नाम होना चाहिए, तो हमारा जीवन सफल है। ठीक है, बाकी यूँ तो जानवर भी जीते ही जाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना है कि हम मिसाल बन के जाएं। ठीक है, चलिए, ये तो फिलोसॉफिकल बातें होती रहती है। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट लेक्चर तक हमने लेंस फॉर्मूले तक डिराइव कर लिया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपके काफ़ी बहुत आते हैं। जैसे अपन ने मिरर फॉर्मूले को लेके न्यूमेरिकल्स किए थे, वैसे ही लेंस फॉर्मूले को लेके भी फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स आते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है लेंस फॉर्मूले में और मिरर फॉर्मूले में? लेंस फॉर्मूला होता है, लिख के बता देती हूँ एक बार आप लोगों को। जो हमारा मिरर फॉर्मूला था वो था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये क्या था हमारा मिरर फॉर्मूला था। अगर इसी को ही अपन लेंस फॉर्मूले में डिराइव कर देते तो सिर्फ डिफरेंस क्या आया था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अगर ये डिफरेंस आपको याद रहेगा तो किसी भी न्यूमेरिकल में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। जनरली हम न्यूमेरिकल में यही गलती करते हैं कि मिरर फॉर्मूले की जगह लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, लेंस फॉर्मूले की जगह मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं, तो आंसर बिल्कुल ही उल्टा आ जाता है। तो सिर्फ फॉर्मूले का याद रखना है। अगर मिरर फॉर्मूला है तो बीच में प्लस लगेगा, लेंस फॉर्मूला है तो बीच में माइनस लगेगा। बाकी सारे नोटेशन सेम है। वी वही इमेज की पोजीशन है, यू ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, एफ फोकल लेंथ है। साइन सारे वो के वो हैं जो हमने साइन कन्वर्जन मिरर के लिए पढ़े थे, सेम साइन कन्वर्जन हमारा लेंस के लिए भी चलेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें करनी है, हमने मिरर के लिए भी करी थी और अभी हमें लेंस के लिए भी करनी है। क्या है हमारी डेफिनेशन? रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। हमें मिरर में भी किया था ये फॉर्मूला, हमने बताया था ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होती है, इमेज की ऊंचाई और ऑब्जेक्ट की ऊंचाई का जो रेशो बनता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बना है वो कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, ये हमें क्या बताता है, लीनियर मैग्निफिकेशन बताता है, रेखीय आवर्धन बताता है। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब इमेज छोटी बनी है और ऑब्जेक्ट बड़ा था। अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज बनी। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब हमारी इमेज का साइज बड़ा है और ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है। तो फॉर्मूला वही है m का,
क्या है, h2 अपॉन h1, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। और अगर अपन इसको u और v की टर्म्स में लिखें तो m इज इक्वल टू बन जाता है प्लस v अपॉन यू। मिरर में क्या था, माइनस v अपॉन यू। ठीक है, तो थोड़ा सा सिर्फ ये साइन का डिफरेंस है, इसको हमें याद रखना है, न्यूमेरिकल के टाइम पे गड़बड़ नहीं करनी है। बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन वही बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो m की वैल्यू 1 से कहाँ तक लाई करती है, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक लाई करती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है किसी भी साइज, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट बनता है तो बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। ठीक है, और अगर हमारा फोकस पर ऑब्जेक्ट बनता है तो वो बहुत छोटा बनता है, तो उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, इमेज कहाँ पे बनी है। ठीक है, इसी के साथ एक और जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ी भी हो। पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है जो भी हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको कन्वर्स करना या उसको डाइवर्स करना। कन्वर्स करने का मतलब क्या है, हम उसको कितना सकुड़ा सकते हैं, हम उसको कितना छोटा बना सकते हैं, और डाइवर्स करने का मतलब क्या है, हम उसको कितना बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारी लेंस की क्षमता कहलाती है, यही पावर ऑफ लेंस कहलाती है कि जो भी हमें लेंस दे रखा है वो लेंस ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा बता सकता है या कितना छोटा बता सकता है, वो क्या कहलाती है, लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो डिफाइन किससे किया जाता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन बन रहा है उससे निकाला जाता है। अगर हम उसका टेंजेंट ले लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, पावर बन जाती है। जैसे ये फिगर है, फिगर के अंदर देखिए हमारी पैरेलल रे ये आ रही थी, ये हमारी पैरेलल रे आ रही थी। ठीक है, अब क्या होगा, लेंस के पहले इस वाले फेस पर आके थोड़ी सी डिफ्रैक्ट हुई, फिर उसके बाद थोड़ी और डिफ्रैक्ट होके यहाँ चली गई, लेकिन जानी तो रे ऐसे सीधी चाहिए थी। तो ये जो एंगल बना इसको हम कहते हैं विक्षेपित कोण, डाइवर्जिंग एंगल, क्योंकि डाइवर्स हो रही है रे, जिस पाथ पे आनी चाहिए थी वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो गई है, जानी ऐसे चाहिए थी लेकिन ऐसे नहीं जाके ऐसे जा रही है, तो अपने पाथ से विक्षेपित हो गई है। तो ये जो विक्षेपण का कोण है हम उसी का ही अगर टेंजेंट ले लेते हैं तो वही हमारी क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस कहलाती है। जो हमारा लेंस दे रखा है उसकी क्षमता कहलाती है। जितना ज्यादा विक्षेपित होगी उतनी ही पावर ज्यादा होगी, जितना कम विक्षेपित होगी उतनी ही पावर कम होगी। और जो ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू है ये फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, फोकल लेंथ की उल्टी होती है। ठीक है, इसका मतलब जो पावर है लेंस की वो भी क्या होगी, फोकल लेंथ की उल्टी हो जाएगी। कई बार फोकल लेंथ मीटर में भी नापी जाती है, कई बार सेंटीमीटर में भी नापी जाती है। अगर हमारी फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर 1/f बनेगी, लेकिन जब हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी तो 100/f बन जाएगी। जब भी फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो फॉर्मूला 100/f यूज करना है, और जब भी फोकल लेंथ मीटर में दे रखी है तो 1/f यूज करना है। पावर की यूनिट होती है डायप्टर, कैपिटल D से इसको डिनोट किया जाता है। कोई जरूरी नहीं आप हर बार न्यूमेरिकल के अंदर डायप्टर डायप्टर इतना बड़ा लिखें, आप कैपिटल D लिख देंगे, वो भी हमें क्या बताएगा, क्षमता बता देगा कि पावर की वैल्यू है। क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में हमें पावर दे रखी होती है लेकिन वहां पे हमें पूरा डिटेल में दे रखा होता है। कहा जाता है एक लेंस है जिसकी पावर है 6D, तो वो हमें समझ जाना है कि ये D लिखा हुआ इसका मतलब ये इसकी पावर है और डायप्टर इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अगर उत्तल लेंस है, ये वाला लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, अगर उत्तल लेंस है ये वाला लेंस है तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। अगर अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ये वाला शेप है, तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए उसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। अगर हमें क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में दे रखा है कि एक लेंस है जिसकी पावर है -3D, कौन सा लेंस हुआ, अवतल लेंस, क्योंकि पावर नेगेटिव आ गई। अगर हमें एक लेंस दे रखा है जिसकी पावर दे रखी है +2D, तो अपने आप हम समझ जाएंगे कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है,
कॉन्वेक्स लेंस है क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव में आ रही। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये आपको हमेशा याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन चीज़ों का अगर याद नहीं रखा क्वेश्चन आपका पूरा गलत हो जाएगा, न्यूमेरिकल आपका पूरा गलत हो जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्स है, हो सके तो नोट्स बनाकर एक नोट डालकर इन चीज़ों को साइड में लिख लिया करें, ताकि एग्जाम के टाइम पे आपको ये चीज़ रिवीजन होती रहेगी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है उत्तल लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की पावर नेगेटिव होती है, ये साइड में लिखा हुआ है नोट में। ऐसे ही जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें साइड में आप ये नोट लिख लिया करें, ताकि जैसे आप रिवीजन करेंगे आपका इसका भी रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां तक हमारा लेंस का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है, मतलब जो रिफ्रैक्शन पार्ट था वो कंप्लीट होता है। जब हमने ऑप्टिक्स शुरू करी थी, रे ऑप्टिक्स शुरू करी थी, तो मैंने बताया था उसके अंदर 4 चीजें हमें पढ़नी है। क्या क्या? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, जिसमें हमने मिरर पढ़ लिया। फिर हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, जिसमें हमने लेंस पढ़ लिया, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, सारी चीजें हमने डिराइव कर ली। अब जो हमें करने हैं वो 2 फिनोमिना है लाइट के, जिसमें से एक फिनोमिना को तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एक फिनोमिना जस्ट इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। वो 2 फिनोमिना कौन कौन से हैं? विक्षेपण, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमें प्रिज्म के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है, और एक और आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये 2 फिनोमिना हैं जो एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और एक जनरल नॉलेज के हिसाब से भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक अगर हम करेंगे तो हमारा रे ऑप्टिक्स एक बार का तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी कि हमने जो ये रे ऑप्टिक्स पूरी पढ़ी है, इसका हमने यूज़ कहाँ किया, हमने उसका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ किया, तो ये हम आगे इसी तरह से लेक्चर में आपको बताते रहेंगे। अभी हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। कभी बारिश के बाद आप लोगों ने एटमॉस्फेयर में देखा है क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है, सबने देखा हुआ है, सबको पता है, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बारिश के बाद जैसे ही सनलाइट आती है इंद्रधनुष बन जाता है। वो इंद्रधनुष बनना भी एक फिजिक्स है, एक फिजिकल फिनोमिना है। क्या है फिनोमिना? विक्षेपण। ठीक है, हमने इंद्रधनुष बनना तो देखा और हमने ये भी जानते हैं कि ये भी कोई एक साइंस का फिनोमिना है, लेकिन कौन सा है? विक्षेपण है, डिस्पर्शन है। जब भी व्हाइट लाइट किसी एक मीडियम पर गिरती है तो उस मीडियम में से निकलने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जनरली जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट नहीं होती है कलर में, वो 7 रंग ही होते हैं, लेकिन जब 7 रंग एक साथ मिल जाते हैं तो वो व्हाइट कलर बन जाता है। व्हाइट कलर बेसिकली किस कारण से आया? इन 7 रंगों के कॉम्बिनेशन के कारण आया। वैसे तो प्रकाश के अंदर अलग अलग कलर ही होते हैं, 7 कलर ही होते हैं, और यही 7 कलर नेचर में भी हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली तो यही 7 कलर होते हैं, इसलिए इनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। इसके बाद बाकी के जो कलर्स होते हैं वो सारे इन्हीं 2 सातों में से किन्हीं 2 के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए उनको हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं, द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, तो लाइट के 7 रंगों में विभक्त हो जाने का जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, विक्षेपण कहा जाता है। विक्षिप्त हो गई लाइट, विक्षिप्त हो गई, एक कलर की लाइट थी जो अलग अलग कलरों में बट गई, उसी को क्या कहा जाता है? विक्षेपण कहा जाता है। लाइट के विक्षिप्त होने को विक्षेपण कहा जाता है। कैसा होता है ये थोड़ा सा हम देखते हैं एक डायग्राम से। ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म कैसा होता है वो भी आपको दिखाएंगे अभी हम। कोई भी एक ग्लास का हमने प्रिज्म ले लिया, ये तो एक प्रिज्म बताया, बाकी कोई दूसरा मीडियम भी हो सकता है। एटमॉस्फेयर में कहाँ प्रिज्म होता है? ग्लास थोड़ी ना होता है, लेकिन वहाँ इंद्रधनुष बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की बूंदें रह जाती है, तो वहाँ भी इंद्रधनुष दिखेगा आपको। आप कोई तेल की बूंद को पानी में डाल दीजिए तो भी उसके अंदर एक बुलबुला बनता है, उसमें भी आपको रंग दिखाई देते हैं, वो भी विक्षेपण ही है, वो भी डिस्पर्शन ही। तो जब भी लाइट किसी वैक्यूम में से, हवा में से जब किसी मीडियम में एंटर करती है तो ये अपने रंगों में, अपने घटकों में विभक्त हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ये देखिए, ये व्हाइट लाइट आ रही है हमारी, ये व्हाइट लाइट आ रही है, ठीक है। अब बेसिकली ये व्हाइट नहीं है, यहाँ पे क्या है? ये 7 रंग है, लेकिन 7 रंग एक साथ चल रहे हैं। तो जब ये 7 रंग एक साथ चलेंगे तो इनकी जो
कॉम्बिनेशन हो जाएगा, इनके सब मिलने के कारण हमें व्हाइट लाइट दिखती है। यहाँ पे है यही सातों रंग, लेकिन जब एयर में इन रंगों को चलाया जाता है, इन लाइट्स को चलाया जाता है, तो एयर में, हवा में, निर्वात में इन सब की वेलोसिटी, इन सब का वेग एक समान होता है। जब सब समान वेग की लाइट एक साथ चल रही है तो वो सब एक साथ मिक्स होके कॉम्बिनेशन में हमें व्हाइट लाइट दिखाई देती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे भी ये 7 कलर्स हैं, लेकिन ये सातों रंग एक साथ मिल जाते हैं, इसलिए हमें वो व्हाइट दिखाई देती है। जैसे ही ये किसी मीडियम में चले जाते हैं, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वाटर हो, चाहे ऑयल हो, तो उस मीडियम के कारण उन सातों रंगों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसका जो अपवर्तनांक होता है, वो अलग अलग होता है, क्योंकि अपवर्तनांक मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम जितना डेंसर होगा, अपवर्तन का जो एंगल है या अपवर्तनांक है वो उतना ही ज्यादा होता है। मीडियम जितना रेयर होता है, अपवर्तनांक उतना ही कम होता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है, मीडियम की डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस मीडियम का, ये जो हमारा मीडियम है, इस मीडियम में इन रंगों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण इन सारे रंगों का जो वेग होगा वो अलग अलग होगा, और वेग के कारण इनका जो एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा वो भी अलग अलग आ जाएगा, जिस कारण से हमें ये सातों रंग अलग अलग दिखाई देंगे। देखो, जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर करी, इस वाले फेस पर आई, ये फर्स्ट फेस है हमारा, इस फेस पर लाइट एंटर हुई, यहां तक तो व्हाइट थी, जैसे ही ये मीडियम में आई, ये 7 रंगों में विभक्त हो गई। ठीक है, अब वापस से इस वाले फेस पर आएगी और इधर से इसका इमर्जिंग हो जाएगी, यहां से बाहर निकल जाएगी, तब हमें ये सातों रंग अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं। कई ऐसे कलर्स होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन जिन कलर्स को हम देख पाते हैं उसको विजिबल कलर्स कहा जाता है। हमारी एक विजिबिलिटी की रेंज होती है कि हम इस चीज को ही देख सकते हैं। तो ये जो 7 रंग है, इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, दृश्य स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि ये हम देख सकते हैं। ठीक है, अब इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर भी होता है, ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं भी कोई कलर दिख रहा है, पर्टिकुलर ऑर्डर होता है रंगों का। अगर नीचे से देखा जाए तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर इसको शॉर्ट में याद करना हो तो विब ग्योर, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, अगर अपन नीचे से ऑर्डर लेते हैं कलर्स का तो क्या बन जाता है? विब ग्योर, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और रेड, आर फॉर रेड। ये बेसिक कलर्स है जिनको हम प्राइमरी कलर्स कहते हैं। अब बाकी के जो कलर्स हैं, पिंक कलर है या लाइट ग्रीन कलर है, ये सारे कलर्स इन्हीं कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इसलिए उनको सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है कि व्हाइट लाइट अपने घटकों में बट गई, अलग अलग कलर्स में बट गई, इसको क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, क्योंकि कलर्स में स्प्लिट हुई है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि क्या कारण है कि रेड कलर हमें सबसे पहले मिला है और वॉयलेट कलर सबसे लास्ट में मिला है। देखिए, अगर हम समझें तो हमारी जो लाइट आ रही थी ये, ठीक है, अगर मैंने इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये हमें ऐसे मिलेगी। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलित कौन सा हुआ है? ये वॉयलेट वाला कलर सबसे ज्यादा विचलित हुआ है। ठीक है, एंगल सबसे ज्यादा बन रहा है ना, ये हमारी इंसिडेंट एंगल था, यहाँ इंसिडेंट डायरेक्शन थी, यहाँ वॉयलेट के लिए डायरेक्शन है। तो इंसिडेंट और वॉयलेट के लिए अगर अपन एंगल लेते हैं तो कितना बड़ा मिल रहा है? ठीक है, यही अगर अपन रेड के लिए लेंगे तो रेड अपन को यहाँ मिल रहा है, तो उसके लिए एंगल हमें ये मिल जाएगा। मान लिया ये डेल आर है और ये डेल वी है, तो कौन सा एंगल बड़ा है? वॉयलेट का एंगल बड़ा है ना। मतलब जो सबसे ज्यादा विचलन हुआ है वो वॉयलेट कलर में हुआ है, बैंगनी रंग में हुआ है। ठीक है, और जो सबसे कम विचलन हुआ है वो किस में हुआ है? रेड कलर में हुआ है। तो ये जो विचलन कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन है, ये किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगल ऑफ डेविएशन के। जो अपवर्तनांक है वो एंगल ऑफ डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल से लिखते हैं, तो यहाँ हम डेल लिख देते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा, और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वेवलेंथ के, तरंग दैर्ध्य के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य क्या है?
किसी दिए गए माध्यम में किसी दिए गए समय तक लाइट जितनी दूरी चलती है, प्रकाश जितनी दूरी चलती है, वो उसकी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। बेसिकली डिस्टेंस ही है कि लाइट कितनी डिस्टेंस चल रही है, वो उसकी तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है? रेड कलर की होती है, ठीक है। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट कलर की होती है। तो जब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम होगा, और वॉयलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो अगर अपन कंपैरेटिव फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि डेल वी मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण वॉयलेट का ज्यादा होता है और रेड कलर का कम होता है। और अगर अपन वेवलेंथ को लिखें तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ठीक है। ये जो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है ये हम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कई जगहों पर यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो डेंजर सिग्नल बनता है वो हमेशा रेड कलर का बनता है। कहीं रेड कलर लगा हुआ है तो समझ जाते हैं डेंजर का सिग्नल है। कहीं डेंजर लिखना होता है तो उसको रेड कलर का लिख दिया जाता है या रेड कलर का एरो बना दिया जाता है। उसका कारण यही है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला जो रंग होता है वो रेड कलर होता है। सबसे कम दूरी तय करने वाला जो कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है, ठीक है। इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे डेंजर सिग्नल है। अब कहीं ब्लास्ट हो रहा है और आपको उसके कुछ सेंटीमीटर्स तक जाके पता चले कि अरे यार यहाँ तो ब्लास्ट होने वाला है, या कोई एक बहुत बड़ा खड्डा है वहां पर और हमें उसके बहुत पास जाके पता चले कि यहाँ खड्डा है, तो इतने में तो गाड़ी उस खड्डे में गिर जाएगी, है ना। तो वो हमें कुछ किलोमीटर्स तक या कुछ मीटर्स तक पता चल जाना चाहिए कि अरे यार यहाँ पे डेंजर सिग्नल है, हमें इससे दूर जाना है, या हमें हमारी गाड़ी को स्लो कर देना है, या हमें यहाँ रुक जाना है। ये हमें कुछ डिस्टेंस तक अगर पता चल जाएगा, कुछ मीटर्स तक हमें पता चल जाएगा तो हम संभल सकते हैं। यही कारण है कि डेंजर सिग्नल को रेड कलर का बनाया जाता है ताकि वो दूर से दिखाई देते, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला कलर यही होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल है जो आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जब सनराइज होता है या सनसेट होता है, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो अगर आप सन को देखो तो सन कैसा दिखता है? रेड कलर का दिखता है, हल्का सा लाल रंग लिया हुआ होता है। उसका कारण भी यही है, क्योंकि जब सनराइज या सनसेट हो रहा होता है तो क्षितिज के बिल्कुल पास में होता है, और क्षितिज से जब लाइट आएगी तो उसको पूरे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके आनी पड़ेगी। तो मतलब उसको सबसे ज्यादा दूरी तय करके आनी पड़ेगी, इसलिए वो रेड कलर का होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि हम बता सकते हैं कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और वेवलेंथ और एंगल ऑफ डेविएशन में क्या रिलेशन है ये भी हमने बता दिया। हमने ये भी बता दिया कि यही कारण है कि सबसे पहले रेड कलर निकलता है और सबसे लास्ट में वॉयलेट कलर निकलता है। स्पीड के हिसाब से अगर देखी जाए कि किसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ और स्पीड दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो तरंग दैर्ध्य और वेग है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा उसका वेग भी सबसे ज्यादा होगा। मतलब जो वॉयलेट कलर है उसकी रेड कलर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, और जो वॉयलेट कलर है उसकी स्पीड सबसे कम होगी, ठीक है। तो देखिए जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी वो सबसे पहले मिल गया, फिर उसके बाद स्पीड कम होती गई और सबसे कम स्पीड जिसकी थी वो हमें सबसे लास्ट में दिखा, ठीक है। आज के बाद जब भी आप एटमॉस्फेयर में रेनबो देखोगे या कोई तेल की बूंद आपने पानी में डाली है और उसके अंदर आपको एक कलर दिखाई देंगे तो आपको एकदम से फिनोमिना याद आ जाएगा। कौन सा फिनोमिना है? विक्षेपण है। मतलब मैं शुरू से आप लोगों को यही कह रही हूं, हमें हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाना है। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रही है, जो भी हमारे चारों तरफ डेली एक्टिविटीज हो रही है, उसमें साइंस क्या लग रही है, फिजिक्स क्या लग रही है, हमें वो सोचना है,
ठीक है, हमें हमारे दृष्टिकोण को बदलना है, दूसरी चीजें नहीं देखनी है कि अरे यार उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसने क्या पहना, उसने क्या किया, हमें ये सब नहीं देखना है। हमें हमारे चारों तरफ होने वाली जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनको देखना है, हमारे चारों तरफ साइंस क्या हो रही है हमें उसको देखना है, तो हमारा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आई, ये चीज क्लियर हुई? विक्षेपण क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये तो अपन ने फिगर से समझा था अभी। अब अगर अपन इसको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको डेफिनेशन लिख के आनी है ना, तो डेफिनेशन से अगर हम समझें, जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म पर आपतित होता, अब यहाँ पे हमने प्रिज्म लिखा है लेकिन कोई जरूरी नहीं प्रिज्म ही हो, वो किसी भी दूसरे मीडियम की बात की जा सकती है, ग्लास की भी बात की जा सकती है, वाटर की भी बात की जा सकती है, ऑयल की भी बात की जा सकती है, किसी भी दूसरे मीडियम की बात की जा सकती है, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्रिज्म होता है, इसलिए डेफिनेशन में प्रिज्म लिखा जाता है। तो जब भी कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म पर आपतित होती है तो प्रिज्म से गुजरने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अपने घटकों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो वर्ण दिख रहे हैं हमें, अलग अलग रंग दिख रहे हैं, इनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। अगर नीचे से देखा जाए, विबग्योर है तो ऐसा नहीं याद रखना है कि विबग्योर है तो पहले वॉयलेट आ जाएगा, नीचे से ये ऑर्डर रहेगा, ये चीज याद रखनी है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर, इसका नीचे से ऑर्डर लिया जाता है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बेजानी हपी नाला। वो बहुत याद करना थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अच्छा है कि अपन इसको इंग्लिश में ही याद रख ले, विबग्योर याद रखें। ठीक है, विभिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, अब क्या कारण है कि वो 7 रंगों में विभक्त रही है, उसको हमें लिखना है। तो हम क्या लिख रहे हैं कि ये जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं, इन विभिन्न रंगों के लिए जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण उनके जो विचलन कोण हैं वो अलग अलग होंगे। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग विभिन्न कोणों से विचलित होते हैं। जो बैंगनी रंग है उसका विचलन कोण अधिकतम होता है, जो लाल रंग है उसका विचलन कोण न्यूनतम होता है। मतलब जो डेल V है वो सबसे ज्यादा होगा और जो डेल R है वो सबसे कम होगा। ये चीज हमने पढ़ी थी पिछले डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डेफिनेशन अगर एग्जाम में आती है तो आप पूरा प्रिज्म का जो हमने पीछे डायग्राम बनाया है वो डायग्राम बनाएंगे और ये पूरी डेफिनेशन लिख के आएंगे। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड 2 डेफिनेशंस हैं। जब भी हम विक्षेपण की बात करते हैं तो उसमें 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट आती है। एक तो आता है कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे ज्यादा विक्षेपित हुई है और जो सबसे कम विक्षेपित हुई उनका डिफरेंस। सबसे ज्यादा विक्षेपित कौन सी हुई? वॉयलेट कलर की। सबसे ज्यादा जो डेविएशन बना वो किसका बना? वॉयलेट कलर का बना। सबसे कम किसका बना? रेड कलर का बना। तो जो सबसे कम और सबसे ज्यादा विक्षेपित के रंग हैं, या जो सबसे कम विक्षेपण कौन है या सबसे ज्यादा विक्षेपण कौन है, उसका जो डिफरेंस है उसको क्या कहा जाता है? कोणीय विक्षेपण कहा जाता है। किन्हीं 2 रंगों के अल्पतम विचलन कोण के अंतर को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। अब किन्हीं 2 रंग को न लेकर हमने इन जनरल क्या ले लिया? जो सबसे पहले कलर मिला रेड कलर और जो सबसे लास्ट कलर मिला वॉयलेट कलर, ताकि याद रहेगा और एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी, एक सिमिलरिटी बनी रहती है। इसलिए इसको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी गई कि रेड कलर सबसे पहले आएगा, वॉयलेट कलर सबसे बाद आएगा, तो इन्हीं का ही डिफरेंस हमें लेना है, वो हमारा कोणीय विचलन बन जाएगा। ठीक है, कोणीय विचलन है, कोणीय विक्षेपण है, नाम से ही पता चल रहा है। एंगल में जो डेविएशन आ रहा है वो है। कितना बनता है? कई बुक्स के अंदर इसको थीटा लिखते हैं, कई बुक्स के अंदर इसको डेल लिखते हैं, बात एक ही चीज है। ठीक है, अगर डेल भी लिखा हुआ है तो भी हमें यही समझना है कि कोणीय विक्षेपण है, और अगर थीटा लिखा हुआ है तब भी हमें यही समझना है। क्या हुआ? वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन माइनस रेड का एंगल ऑफ डेविएशन। अब जो एंगल ऑफ डेविएशन है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसमें भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हुआ? ये जो कोण बना, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म।
ठीक है, प्रिज्म कोण कहा जाता है। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, बता सकते हैं आप लोग कौन सी कितनी होती है? बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। क्योंकि जो प्रिज्म है वो एक समबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका हर एंगल 60 डिग्री होता है, इसलिए जो प्रिज्म एंगल होगा वो भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। प्रिज्म एंगल की वैल्यू, ए की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 60 डिग्री। ठीक है, और म्यू क्या है? अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखें डेविएशन का, एंगल ऑफ डेविएशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है μ-1 इंटू ए। अगर हमें वॉयलेट कलर के लिए लेना है तो कितना बन जाएगा? μv-1 इंटू ए। और अगर हमें रेड कलर के लिए लेना है तो μr-1 इंटू ए। ठीक है, वॉयलेट कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, रेड कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन, इनकी वैल्यूज को पुट किया, दोनों का अगर अपन देखें तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, जो एंगल ऑफ डेविएशन बना, कोणीय विक्षेपण बना, μv माइनस μr इंटू ए बना। ठीक है, समझ में आ गया? ये एक फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है वर्ण विक्षेपण क्षमता, डिस्पर्सिव पावर। जो हमें मटेरियल दे रखा है, प्रिज्म का जो मटेरियल दे रखा है वो इन 7 रंगों को कितना अच्छे से अलग अलग कर पाता है। कोई प्रिज्म होगा जो किसी लो कॉस्ट के कांच का बना हुआ होगा, तो क्या होगा कि वो 7 रंग जो है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे। आपको रेड और ऑरेंज मिक्स होके येलो दिख रहा होगा, या येलो और ऑरेंज मिक्स होके रेड दिख रहा होगा, तो कलर्स ओवरलैप हो रहे होंगे, इतना अच्छे से 7 रंग अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे होंगे, जैसा कि अभी अपन ने बनाया था। बताओ आपको मैं, ये देखिए इस वाले जो फिगर था, इस वाले फिगर में आपको मैंने बताया था, ये देखिए ये वाला फिगर था ना अपना, इस वाले फिगर में ये 7 रंग कितना अच्छे से दिख रहे हैं अलग अलग। तो अगर ये 7 रंग अलग अलग दिख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इसकी विक्षेपण क्षमता बहुत अच्छी है। और अगर ये 7 रंग एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे होंगे तो इसकी विक्षेपण क्षमता अच्छी नहीं होगी। तो हमें यही देखना है कि दिए गए प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता कैसी है। तो वो निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? अल्पतम विचलन कोण, जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, अल्पतम विचलन कोण, और किसी एक पर्टिकुलर एंगल के, और वो भी किसी एक पर्टिकुलर कलर के, और वो भी कौन सा? जो मिडल में कलर दिख रहा है, जिसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन रेड और वॉयलेट का मीन बन जाता है, औसत बन जाता है, और वो कौन सा होता है? येलो कलर होता है। तो माध्यम में जो रंग दिख रहा है उसका एंगल अगर हम ले लेते हैं तो ये हमारी क्या बन जाती है? विक्षेपण क्षमता बन जाती है। विक्षेपण क्षमता का मान जितना कम आएगा उतनी उसकी विक्षेपण क्षमता कम होगी। विक्षेपण क्षमता का मान जितना अधिक आएगा उस प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, सारे कलर्स को उतना ही अच्छे से स्प्लिट करके दिखाएगा, हमें 7 रंग बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई देंगे, स्पेक्ट्रम हमें बहुत अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रिज्म की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, तो ये 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बनती है। चलिए, अब प्रिज्म कैसा होता है आप देखना चाहेंगे एक बार कि कैसा होता है प्रिज्म? दिखाओ हमें प्रिज्म कैसा होता है, प्रैक्टिकली देखा है कभी आपने? चलिए दिखाते हैं आपको प्रिज्म कैसा होता है। ये देखिए, कभी देखा आपने लैब में? प्रैक्टिकल तो किया ही होगा, 11th में भी थे आपके, और अभी 12th में भी आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा। ये प्रिज्म होता है, दिख रहा है ना? इस प्रिज्म के अगर अपन सब तरफ से शेप देखें, देखिए यहाँ से देखें तो हमें ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है, यहाँ से देखें तब भी हमें ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है। ठीक है, इसका जो एक फेस होगा वो बहुत रफ फेस होगा, ये देखिए ये वाला फेस। अगर आपके पास लैब है तो आप लैब में जाइएगा और इसको देखिएगा प्रिज्म को। ठीक है, तो ये जो इसका ये वाला फेस है ये रफ फेस है ना? अब इस रफ फेस पे जब भी लाइट डाली जाएगी और इससे जब निकलेगी लाइट तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? 7 कलर्स दिखाई देंगे। आप जाके करना इस प्रैक्टिकल को, प्रिज्म लेना, उसके ऊपर लाइट डालना और उससे निकलने वाली लाइट को दूसरी तरफ से देखना, तो आपको 7 रंगों में विभक्त दिखाई देगी। आपका प्रैक्टिकल भी है, या तो 11th में होगा या आपने अभी 12th में किया होगा। अलग अलग एंगल्स के लिए अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ करना, अलग अलग विचलन एंगल निकालना, ये आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है। ठीक है, तो ये है आपका प्रिज्म।
आपका होमवर्क है, आपके फिजिक्स लैब में जाएंगे आप लोग, प्रिज्म को देखेंगे कैसा प्रिज्म दिखता है, और इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कलर का निकाल के लाएंगे। जो हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ प्रिज्म की, ये प्रिज्म है, इसका जो ये वाला एंगल बनता है इसको हम क्या कहते हैं, प्रिज्म एंगल कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है ना। ए की वैल्यू हमेशा 60 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक प्रिज्म के बारे में कि प्रिज्म कैसा होता है, किस तरह का दिखता है, उसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, वर्ण विक्षेपण क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रिज्म को और डिटेल में पढ़ते हैं। जो अभी मैंने आपको प्रिज्म बताया उस पे स्पेक्ट्रम एक्चुअल में दिखता किस तरह से है, वो है ये जो मैंने अभी आपको प्रिज्म दिखाया, ये वैसा ही प्रिज्म है ना। इस प्रिज्म के एक तरफ हमने लाइट डाली, ठीक है, इसके अंदर हमें इस तरह के कलर्स दिखाई देने लग जाएंगे। लाइट जिस तरफ डाल रहे हैं जस्ट उसके अपोजिट साइड में देखना है आपको। जिस फेस पे लाइट डालोगे उसके बिल्कुल सामने वाले फेस पर जब आप देखोगे तो आपको ये इस तरह के कलर्स दिखाई देने लग जाएंगे, है ना। और फिर इसी के लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करते हैं, राइट। तो ये है हमारा प्रैक्टिकली जो आप देखोगे लैब के अंदर, वो इस तरह का प्रिज्म हमें दिखाई देगा। अब थोड़ा सा प्रिज्म से रिलेटेड डेफिनेशंस देख लेते हैं कि प्रिज्म से रिलेटेड डेफिनेशंस कैसी होती है, प्रिज्म किस तरह से काम करता है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। इस प्रिज्म पर ये जो लाइट आपतित हुई है, इंसिडेंट रे है हमारी, ये रे इंसिडेंट रे है। जैसे ही ये प्रिज्म की इस फर्स्ट फेस पे गई, ये डेविएट हुई अपने पाथ से, जानी तो इस डायरेक्शन में चाहिए थी, है ना, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जाके इस पाथ पे डेविएट हो गई, वापस इस वाले फेस पे आएगी, दूसरी बार इसका रिफ्रैक्शन होगा, दूसरी बार इसमें डेविएशन आएगा, और फाइनल रे हमें यहां मिलेगी जो हमें 7 कलर्स की दिखाई देगी। तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल कौन सा हुआ, ये जो आपतित किरण है इसी का, ठीक है, और जो ये निकली हुई किरण है, इन दोनों के बीच का जो ये कोण बन रहा है इसको हम कहते हैं विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये वाला जो फेस है हमारा, ये वाला जो एंगल है, ये होता है हमारा प्रिज्म कोण ए, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 60 डिग्री आती है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम निकालते हैं तो एग्जैक्ट 60 डिग्री नहीं मिलती है, ये या तो 58 मिलेगी या 59 मिलेगी, एग्जैक्ट 60 नहीं मिलती, क्योंकि प्रिज्म इतनी बार यूज लिया जाता है, इतने जगहों पर हम उसको रख देते हैं तो उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा घिस जाता है, तो एग्जैक्ट 60 डिग्री हमें प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली जब इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो या तो 58 मिलेगा या 59 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू रखेंगे तो न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू 60 डिग्री ही रखेंगे, राइट। अब जो हमें प्रिज्म के बारे में डिटेल में पढ़नी है वो क्या है, दो चीजें हमें पढ़नी है जो बेसिकली हमें दो चीजें डिटेल में पढ़नी है। दो डेफिनेशंस है प्रिज्म से रिलेटेड, एक तो होता है विचलन और एक होता है विचलन कोण, ठीक है। विचलन क्या है, जब किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी का मतलब क्या होता है, कलर, तो एक वर्णी प्रकाश मतलब हमेशा श्वेत प्रकाश की बात की जाएगी, ठीक है। तो जब प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश या श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो प्रिज्म के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन होगा, पहले फेस पर भी होगा और दूसरे फेस पर भी होगा। प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। अपने तो जो निर्गत किरण है वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे ही विचलन कहते हैं, डेविएशन कहते हैं, डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, जैसा आपने पिछले फिगर में अच्छे से देखा इसको। विचलन कोण क्या हुआ, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हुआ, वो भी अभी बताया था। इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है इसको कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसकी वैल्यू अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होती है, और जब हम उन सब का मीन ले लेते हैं तो वो माध्य विचलन कोण बन जाता है। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि ये जो डेलम है ये निकाला कैसे जाए। हर कलर के लिए हम कह रहे हैं अलग अलग हो रहा है, अगर हम वॉयलेट कलर ले, रेड कलर ले, उनका सम करके डिवाइड बाय 2 कर देते हैं,
वो एक तरीका है माध्य निकालने का, लेकिन वो साइंटिफिक वैल्यू नहीं कहलाएगी, वो तो मैथमेटिकल वैल्यू कहलाएगी। अगर हमें उसकी साइंटिफिक वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। क्या किया गया? अलग अलग एंगल पर लाइट को इंसिडेंट किया गया। प्रिज्म पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, जो किरण आपतित हो रही है, उसको अलग अलग एंगल्स पर इंसिडेंट किया गया और जो हर कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिला वो नोट किया गया। ठीक है, जैसे पहले हमने ले लिया 30 डिग्री पर, एक कोई भी एंगल ले लिया, हमने जो एंगल ऑफ इंसिडेंट लिया वो 30 डिग्री लिया। उस 30 डिग्री पर प्रिज्म से जो लाइट निकली उसको हमने देखा, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक कलर ले लेते हैं, वॉयलेट कलर ले लिया, रेड कलर ले लिया, कोई भी एक कलर ले सकते हैं हम। उस कलर के लिए हमने एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट किया, विचलन कोण निकाला, तो मान लिया उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया? एंगल को चेंज किया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज किया गया, किसी और एंगल पे इंसिडेंट की गई लाइट, फिर उसके बाद और ऐसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को चेंज करते गए, जो आपतन कोण है उसको बदलते गए। पहले 30 डिग्री रखा, फिर 40 रखा, फिर 45 रखा, फिर 50 रखा, फिर 60 रखा, और उन पे जो हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल रहा है वो हम नोट करते गए। ठीक है, जैसे इनिशियली हमने 20 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा, तो हमें जो एंगल ऑफ डेविएशन मिला वो 30 डिग्री मिला, फिर 40 पे 40 मिला, 60 पे 50 मिला। ऐसे हम अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते गए और उससे जो एंगल ऑफ डेविएशन निकलते गए वो नोट करते गए। फिर इनके बीच में ग्राफ बनाया गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एक्स एक्सिस पे लिया और जो विचलन कोण है, एंगल ऑफ डेविएशन है, उसको वाई एक्सिस पे लिया, तो इनके बीच में हमें ग्राफ इस तरह का मिला। क्या पता चल रहा है ग्राफ से? कि इनिशियली जैसे जैसे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है, जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो घट रहा है। ये देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो बढ़ रहा है ना, और ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो घट रहा है। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम हो जाता है, इसी को हम मिनिमम विचलन कोण कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। और इसके बाद, इस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद और जैसे जैसे हम इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाता है। तो एक ही पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर, एक ही पर्टिकुलर आपतन कोण पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो मिनिमम मिलता है, तो ग्राफ से इसकी वैल्यू निकाली गई डेल एम। ठीक है, तो डेल एम हमारा क्या कहलाएगा? अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा, डेल एम कहलाएगा। प्रैक्टिकल में जब आपको, थ्योरी में जब आपको करना होगा या न्यूमेरिकल में जब आपको करना होगा, तो आप अलग अलग कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे और उसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही है उसको ले लेंगे। थ्योरी जब हम न्यूमेरिकल में करते हैं तब तो हम इस तरह से करते हैं, लेकिन जब भी प्रैक्टिकली किया जाएगा, कॉन्सेप्चुअली पूछा जाएगा, तो आपको पूरा ये डायग्राम बना के और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन चेंज करने से पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, किसी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिनिमम हो जाता है और फिर उसके बाद वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्या है? प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निकालना। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिज्म से अपवर्तन को समझाइए, वर्ण विक्षेपण क्या होता है उसको समझाइए, और प्रिज्म से जो प्रकाश निकल रहा है उसके अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका सेक्शन सी के हिसाब से, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से बनता है। ठीक है, पूरा का पूरा डेरिवेशन है, पूरी की पूरी मैथ्स है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस एक बार अच्छे से समझना है। चलिए, ये हमारे पास प्रिज्म है, अगर हम इसको देखें हमारे पास प्रिज्म है ये। ठीक है, प्रिज्म का ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। प्रिज्म हमने मान लिया ए बी सी है, इसके दो फेस है, एक फेस ए बी है और एक फेस ए सी है। ठीक है, लाइट जो इंसिडेंट होगी ए बी फेस पर होगी और जो हमें स्पेक्ट्रम दिखेगा वो ए सी फेस पर दिखेगा। ठीक है, जब मैंने आपको प्रिज्म बताया तब भी मैंने आपको कहा कि एक फेस पर लाइट डाली जाती है और जो जस्ट उसके सामने वाला फेस होता है वहां से उस लाइट को देखा जाता है। तो ए बी हमारा वो फेस है जहां लाइट डाली जाएगी और ए सी वो फेस है जहां से हम निर्गत प्रकाश को देखते हैं। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये
ये हमारी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ये हमारा नॉर्मल बन गया। नॉर्मल क्या होता है? सरफेस के जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहा जाता है। जब भी अपन नॉर्मल की बात करते हैं कई बार दिमाग में आता है नॉर्मल तो 90 डिग्री है, यहाँ कहाँ 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन 90 डिग्री कहाँ से बनना चाहिए? सरफेस से बनना चाहिए। अभी हमारी सरफेस कौन सी है? ए बी है, तो ए बी पे जो ये परपेंडिकुलर है वो हमारा नॉर्मल है, मतलब एम क्यू हमारा नॉर्मल है। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। ठीक है, अब जैसे ही ये लाइट प्रिज्म के फर्स्ट फेस पे गिरेगी तो इसमें डेविएशन होगा, ये डेविएट हो गई। ठीक है, जानी कहाँ चाहिए थी? यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये डेविएट हो गई। ए डेविएटेड लाइट जब वापस सेकंड फेस पे गिरी, एसी पे गिरी, तो अगेन इसका डेविएशन होगा, वापस से इसका डेविएशन होगा, तो जो फाइनल रे हमें दिखेगी वो ये दिखेगी। ठीक है, इस जो फाइनल रे दिखी है हमको, जो फाइनली निकली रे है वो और जो इंसिडेंट रे है, जब हम इनको एक्सटेंड करके मिलाते हैं तो यहाँ पे हमें एंगल मिला जिसको हम क्या कह रहे हैं? डेल एम कह रहे हैं, मिनिमम डेविएशन कह रहे हैं, न्यूनतम विचलन कोण कह रहे हैं, जो अभी इससे पहले हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अलग अलग आपतन कोण के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर आपतन कोण के लिए एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है, ये वही वैल्यू है। ठीक है, हमें करना क्या है इस फिगर के अंदर? हमें एक चतुर्भुज बनाना है, एक क्वाड्रिलेटर बनाना है। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटर बन रहा है, इसके लिए हमने इसको और इसको एक्सटेंड करके ये पूरा एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक पूरा त्रिभुज बन गया, सॉरी चतुर्भुज बन गया। ए क्यू एस टी, ये पूरा एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती है और 4 एंगल होते हैं। तो यहाँ 4 साइड बन गई ना, ए क्यू, क्यू एस, एस टी और टी ए, ये 4 साइड्स हो गई। 4 एंगल कौन कौन से हो गए? ए क्यू एस टी, ये 4 एंगल हो गए। तो ये हमारा एक चतुर्भुज है। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? रे अपने पाथ से जो डेविएट हो जाती है तो उस डेविएटेड रे ने और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो ये हमारा आर अपवर्तन कोण है, ये भी हमारा आर अपवर्तन कोण बनेगा, ये हमारा वापस से आई बन गया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर है। सिंपल मैथ्स लगानी है। करना क्या है हमको? हम ले रहे हैं चतुर्भुज ए क्यू एस टी, बहुत छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। पढ़ा है ना? एक चतुर्भुज है, अगर उसके चारों कोण है, जैसे अगर अपन आयत ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो रेक्टेंगल के चारों कोणों का सम कितना होता है? एक एंगल कितना होता है? 90। ऐसे अगर 90 इंटू 4 कर देते तो कितना बन जाता है? 360। ठीक है, तो चतुर्भुज चाहे किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, उसके चारों कोणों का सम कितना बनता है? 360 बनता है। अब इसमें से 2 एंगल तो 90 के हैं, कौन कौन से? एक तो ये वाला एंगल 90 का है और एक ये वाला एंगल 90 का। ठीक है, तो ये 2 एंगल हमारे 90 के हो गए। बचा कौन सा? ए क्यू एस टी। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ रहे हो, आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हो। त्रिभुज के 2 कोणों का सम 180 होता है, हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर आपको इतना 3 लाइनें नहीं लिखनी है, आप 1 लाइन भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं, उनका सम हमेशा 180 होता है। तो ए मतलब ये वाला और क्यू एस टी मतलब ये वाला, ये अपोजिट एंगल्स हो गए, इनका सम हमेशा कितना होगा? 180 होगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ले रहे हैं ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल क्यू एस टी, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। ट्राइंगल क्या हुआ? त्रिभुज। त्रिभुज में 3 एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर इस त्रिभुज के अंदर देखें तो एक आर का है, एक आर का है, तो आर प्लस एंगल एस, आर प्लस एंगल एस इक्वल हो जाएगा 180। ठीक है, तो एंगल क्यू एस टी कितना मिल जाएगा हमको? चलो यहां से अपन दूसरी इक्वेशन बना देते हैं। आर प्लस आर 2r, क्यू एस टी इज इक्वल टू 180। ठीक है, एक तो हमें मिला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम 180 होता है। और दूसरा हमें क्या मिला कि 2r, इसका और इसका सम 180 होता है। तो जब दोनों के RHS इक्वल है तो हम LHS को इक्वल कर सकते हैं, मतलब ये जो 180 है इसकी जगह पे अपन ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 और 2 को कंपेयर करने पे हमें मिल जाएगा कि
जब हमने 1 और 2 को कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया, 1 क्या थी, a प्लस क्यू एस टी, वो 180 के इक्वल थी। 2 क्या थी, 2r प्लस क्यू एस टी, वो भी 180 के इक्वल थी। दोनों के इक्वल कर दिया, क्यू एस टी से क्यू एस टी कट गया, क्या मिल गया हमें, a इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू मिल गया a/2। मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म का आधा होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब वापस से हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, बहिष्कोण प्रमेय। पिछली क्लास में भी बताया था बहिष्कोण प्रमेय क्या होता है। एक ट्रायंगल अगर हमारे पास है, मैं बना देती हूँ यहाँ पे, जैसे एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें इस साइड को मैं आगे एक्सटेंड कर देती हूँ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के। ये होती है बहिष्कोण प्रमेय। कई बार हम पिछले डेरिवेशंस में भी यूज कर सकते हैं। मिरर में भी हमने यूज किया था, जब मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था तब भी हमने इसको यूज किया था। जब हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया तो वहां भी हमने इसे यूज किया है। ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय हमने हमारे फिगर के लिए लगाई तो हमें मिला I माइनस आर प्लस I माइनस आर, दोनों ही एंगल I माइनस आर के इक्वल है, तो उन दोनों का सम इक्वल हो जाएगा डेल एम के। देखिए इसको पिछले फिगर में कहाँ से आया, ये रहा हमारा फिगर। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि साफ दिखेगा आपको। ये एंगल पूरा I बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल I हुआ है ना। अब इस पूरे I में से अगर मैंने R निकाल दिया तो ये वाला एंगल मिला I माइनस आर। समझ में आया। ठीक है, इसी तरह से ये पूरा एंगल I है तो ये पूरा एंगल भी I होगा, उसमें से मैंने R माइनस कर दिया तो ये I माइनस आर आया। अब ये एंगल I माइनस आर, ये भी I माइनस आर, और बाहर का एंगल डेल एम बन रहा है, तो I माइनस आर प्लस I माइनस आर इक्वल आ जाएगा डेल एम के। इसी चीज को हमने हमारे डेरिवेशन में यूज किया है। ये रहा। ठीक है, तो I माइनस आर प्लस I माइनस आर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, डेल एम। ठीक है, इससे क्या मिला, 2I माइनस 2R इज इक्वल टू डेल एम। 2I माइनस 2R की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितना था A, तो 2I माइनस A इज इक्वल टू डेल एम, तो 2I इज इक्वल टू डेल एम माइनस A मिल गया। ठीक है, इससे जब हमने I निकाला, सॉरी ये A उधर जाएगा तो ये डेल एम प्लस A बन जाएगा। ठीक है, ये A हमने उधर लेके गए तो डेल एम प्लस A बन गया, और इस 2 को भी डिवाइड में डाल दिया तो I कितना मिल गया, डेल एम प्लस A डिवाइड बाय 2 मिल गया। ठीक है, स्नेल का नियम क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होता है साइन I अपॉन साइन आर के, तो n इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन आर हो गया। n इज इक्वल टू साइन I की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, I कितना आया था, डेल एम प्लस A बाई 2, तो I की वैल्यू हमने पुट कर दी A प्लस डेल एम बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास R आ रहा है, R की वैल्यू है हमारे पास A बाई 2, तो साइन A बाई 2। अगर ये माना जाए कि प्रिज्म बहुत पतला है, प्रिज्म भी अलग अलग होते हैं, अगर आप लेबोरेटरी में यूज ले रहे हैं तो बहुत छोटा सा प्रिज्म यूज करते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया ये लेबोरेटरी में यूज करने वाला प्रिज्म है। लेकिन जब आप और एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करते हैं और कोई थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं, साइंटिफिक प्रिज्म काम में लेते हैं, तो वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं। जब हमारा प्रिज्म बहुत छोटा है, पतला है, तो I और R के एंगल्स की वैल्यू भी बहुत कम होगी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे होंगे। और ये चीज हम मैथ्स में कई बार पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी कई बार लगा चुके हैं, एंगल अगर छोटा होता है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कंसीडर नहीं किए जाते। अगर हमारा I और R बहुत छोटा है तो साइन I और साइन R लगभग किसके इक्वल हो जाएंगे, साइन I किसके इक्वल हो जाएगा, साइन I इक्वल हो जाएगा, हम मान सकते हैं कि साइन I की वैल्यू I के इक्वल हो जाएगी, और जो साइन R की वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, R बन जाएगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, सिर्फ जो एंगल है वही रह जाता है। तो मतलब साइन A प्लस डेल एम बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस डेल एम बाई 2 के। साइन A बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, A बाई 2 के। इस वैल्यू को हमने हमारे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले में रखा, A प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन A बाई 2, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, A प्लस डेल एम बाई A।
वापस से हमने इसको स्प्लिट कर दिया, a अपॉन ए कर दिया, डेल एम अपॉन ए कर दिया, a से a कट गया तो यहाँ 1 रह गया, 1 प्लस डेल एम बाय ए, डेल एम बाय ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, n -1, तो डेल एम कितना मिल गया, n -1 इंटू ए, जो हमने पीछे जब प्रिज्म के अंदर वर्ण विक्षेपण को समझा था तो वहां मैंने आपको बताया भी था कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है वो भी ये हो गया। नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो आता है विक्षेपण। चलिए मैं इसको बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। हमें क्या निकालनी है, विक्षेपण क्षमता निकालनी है। तो विक्षेपण क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, हमने बताया था ओमेगा विक्षेपण क्षमता होती है, जो कितनी बनती है, डेल अपॉन डेल वाई। जो कुल एंगल ऑफ डेविएशन है वो, और मीडियम का जो कलर आता है, जनरली येलो कलर मीडियम का लिया जाता है, उसका जो डेविएशन है, इस रेशो को क्या कहते हैं, विक्षेपण क्षमता कहते हैं। तो डेल कितना था हमारा, अभी हमने निकाला था। अगर अपन डेल एम की बात कर रहे हैं तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, यही निकला था। इसी तरह से डेल वाई, मतलब स्पेसिफिक येलो कलर के लिए अगर अपन ले रहे हैं तो कितना मिल जाएगा, म्यू y -1 इंटू ए। ठीक है, जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन था, जो नेट डेविएशन मिला था हमें, उसका वैल्यू मिली थी म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। पिछले इसी में हमने जब एंगल ऑफ डेविएशन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था। और येलो कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, म्यू वाई -1 इंटू ए से ए कट गया, क्या बच गया, ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1। ये हमारा क्या कहलाती है, विक्षेपण क्षमता कहलाती है। वॉयलेट और रेड कलर के बीच का जो एंगल डिफरेंस है वो जितना ज्यादा होगा, हमारे प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि जितना ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन है मतलब हमें वो सारे कलर्स अच्छे से एक्सपेंड होके दिख रहे हैं, और जितना कम होगा वो सारे कलर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे होंगे तो हमें स्पेक्ट्रम साफ नहीं दिख रहा है, प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा फिनोमिना है जो मैंने आपको बताया था, और हो सकता है आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा भी है उसको। क्या था वो, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट प्रकीर्णन क्या होता है और उसके डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स क्या हैं हमें वो पढ़ना है। जब लाइट किसी माध्यम में से गुजरती है, किसी भी माध्यम में से जब गुजरती है तो माध्यम में जो कण होते हैं उन कणों से लाइट टकराकर वो अलग अलग दिशा में फैल जाती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। सब सुबह कई बार आपने देखा होगा, आप सो रहे हो और अगर खिड़की में कहीं एक होल होता है या आपका गेट बंद है और वहाँ थोड़ा सा गेट खुला होता है तो वहाँ से एक लाइट पतली सी आ रही होती है, और उस लाइट के अंदर आपको बहुत सारे छोटे छोटे से पार्टिकल्स दिखाई देने लग जाते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। आप पानी ले लो, पानी के अंदर सिंपल नमक भी घोल दो तो अगर हम नमक घोल के देखेंगे तो पानी हमें बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, वाइट दिखेगा। लेकिन जब आप इसको किसी एक माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि उसके अंदर नमक के पार्टिकल्स बिखरे हुए हैं, है ना। तो यही फिनोमिना क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। जब प्रकाश किसी माध्यम में आता है तो माध्यम में किसी कण से टकराकर वो फैल जाता है। तो प्रकाश का जो फैलाव है इसी को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन किस पे निर्भर करता है, जो हमारा आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। जो भी हमारा आपतित प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है उस पर डिपेंड करता है क्या, हमारा प्रकीर्णन की तीव्रता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, हो सकता है एग्जाम में आए भी नहीं आपके, लेकिन जस्ट क्योंकि ये लाइट के फिनोमिना से रिलेटेड है तो मैं जस्ट आपको एक डेफिनेशन समझा रही हूँ कि क्या होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है ना, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका जो प्रकीर्णन होगा वो सबसे कम होगा। अतः यह लंबी दूरी तय कर सकता है और यही कारण है कि जो खतरे का निशान है वो लाल रंग का बनता है। अगर
लाल रंग का नहीं बनाकर किसी और कलर का बना दिया जाएगा तो उसकी वेवलेंथ कम होगी। जैसे अगर ब्लू कलर का बना दिया जाए तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होगी तो वो पहले ही स्कैटर हो जाएगी ना, पहले ही अलग रास्ता पकड़ लेगी, सीधी नहीं जा पाएगी, और सीधी नहीं जा पाएगी तो हमें वो दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भी कैसा दिखाई देता, काला ही दिखाई देता। अगर अपन यूं स्काई को देखें तो कैसा दिखता है, जनरली क्या कहते हैं, नीला आकाश, है ना। तो स्काई हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली जो लाइट होती है वो ब्लू लाइट होती है। तो ब्लू लाइट सबसे कम स्कैटर होके और हमें दिखाई देने लग जाती है, इसलिए हमें जो आकाश है, जो वायुमंडल है, वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन अगर वायुमंडल होता ही नहीं, वायुमंडल नहीं होता तो इतने बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं होते, बहुत सारे पार्टिकल्स नहीं होते तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, और प्रकीर्णन नहीं होता तो अंतरिक्ष हमें कैसा दिखाई देता, काला ही दिखाई देता। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक डेफिनेशन थी, प्रकीर्णन क्या होता है। एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक फिनोमिना है लाइट का, इसलिए आपको बताया। एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट था, प्रिज्म, प्रिज्म से विक्षेपण को समझाइए, प्रिज्म कोण का डेरिवेशन निकालिए, अपवर्तनांक का फॉर्मूला डिराइव करिए, विचलन कोण में और आपतित कोण में क्या संबंध है वो समझाइए। प्रिज्म पूरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रिज्म को अच्छे से याद करना है, लेंस फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, मिरर फॉर्मूला अच्छे से याद करना है, प्रिज्म का जो डेरिवेशन है वो बहुत अच्छे से याद करना है। तो ये तीन चीज़ें आपकी जो अभी तक हमने पढ़ी है, इसमें से तीन लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे हैं। अगर ये तीन क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आपकी रे ऑप्टिक्स एक बार की बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ आगे, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि हमने जो ये रे ऑप्टिक्स पढ़ी है इसको प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ लिया जाता है। थोड़ा सा सोचना आप लोग कि जो हमने रे ऑप्टिक्स पूरी पढ़ी है कि लाइट का परावर्तन हो रहा है, लाइट का अपवर्तन हो रहा है, लाइट का विक्षेपण हो रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, इन फिनोमिनास को हम हमारे डेली लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं, इनसे कौन कौन से ऐसे एपरेटस हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जो बनाए जाते हैं, उनके बारे में हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ना है। थोड़ा सा आप लोग भी गूगल करना, फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट सबके पास रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग गूगल करिएगा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिस्पर्शन। ठीक है, बने रहिए ऐसे ही हमारे चैनल के साथ, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलते रहेंगे, फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलते रहेंगे विद डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।